अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने रिलेटेड एक सेक्शन है, सेक्शन 208। हमने इंशाल्लाह उसको पढ़ना है और रिलेटेड पार्टी के ऊपर एक रेगुलेशन भी है। एक आसान सा स्टैंडर्ड है। हमने लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग्स पढ़ा था। चीजें आपस में थोड़ी सी मिलती जुलती, तो इसलिए इसको हम इसके साथ पढ़ रहे हैं। देखें, सबसे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि जो कंपनीज एक्ट में लिखा है वो पढ़ लेते हैं, और कंपनीज एक्ट ने कुछ जगह पे कहा है कि एज मे बी स्पेसिफाइड, तो वो रेगुलेशन हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 208 रिलेटेड पार्टी। Related party transaction, a company may enter into any contract or arrangement with a related party। इसको हाईलाइट इसलिए किया हुआ है बिकॉज रिलेटेड पार्टी इसी हैंड आउट में आपको इसी कलर में दिख जाएगा जहां पे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन होगी। इसको थोड़ी देर में पढ़ना है, सही है। इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड। क्या पॉलिसी होगी? ये पॉलिसी से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे वो सारे के सारे रेगुलेशन बताएं, उसको थोड़ी देर में यहां पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू। कहां स्पेसिफाई किया हुआ है? स्पेसिफाई किया हुआ है कंपनीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स रेगुलेशन 2018। जितनी भी आरपी के साथ ट्रांजैक्शन होंगी वो एज पर द पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड। जरूरी नहीं है कि जी बोर्ड अप्रूवल दे, ये जरूरी नहीं है। पॉलिसी जो बोर्ड ने बनाई हुई है उसकी पॉलिसी के तहत आपने आरपी के साथ ट्रांजैक्शन करनी होगी। अच्छा, क्या ट्रांजैक्शन हो सकती हैं? सेल्स परचेज हो सकता है, सेलिंग हो सकते हैं एसेट्स की, प्रॉपर्टी की, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, अवेलिंग और रेंडिंग ऑफ एनी सर्विसेज हो सकती है, appointment of any agent for the purchase or sale of goods, materials, services, or property, and such related party appointment to any office or place of profit in the company, its subsidiary company, or associated company. Provided that where the majority of the directors are interested in any of the above transaction, the matter shall be placed before the general meeting for the approval as a special resolution। अगर किसी ट्रांजैक्शन में, किसी आरपी के साथ ट्रांजैक्शन में बोर्ड के पास अप्रूवल जानी है और मेजोरिटी बोर्ड ही उसमें इंटरेस्टेड है, तो फिर ये मैटर मेंबर्स के पास चला जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। अच्छा, द provided also that nothing in this subsection shall apply to any transaction entered into by the company in its ordinary course of business at an arm's length basis। देखें, ये बड़ा जरूरी है प्यारे बच्चों, इस चीज को आप थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी का डायरेक्टर है और वो डायरेक्टर किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है, ठीक है, तो लेट से ये रिलेटेड पार्टी हो चुकी है, ठीक है। अगर ये रिलेटेड पार्टी हो गई है, ये आप यूं समझेंगे यूनिलीवर का एक डायरेक्टर है और यूनिलीवर का जो डायरेक्टर है वो यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स भी परचेज कर रहा होता है। अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये भी आरपी के साथ ट्रांजैक्शंस है, लेकिन ये वाले रिक्वायरमेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, इसका मतलब है इसके लिए बोर्ड के लिए और मेंबर्स की अप्रूवल लेने की जरूरत आपको आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, चलें, सॉरी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है? ये रिलेटेड पार्टी जिस कलर से हाईलाइट हुआ है इसी हैंडआउट में आपने इस नीचे कलर में चले जाना है, तो आपको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन मिल जाएगी। द एक्सप्रेशन रिलेटेड पार्टी इंक्लूड्स द डायरेक्टर और हिज रिलेटिव्स। अब ये रिलेटिव क्या है? येलो से हाईलाइट हुआ है, इसी जगह पे आप येलो पे चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, रिलेटिव मींस स्पाउस, सिबलिंग्स एंड लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट ऑफ अ पर्सन। सही है, ये रिलेटिव की डेफिनेशन है। अगर कंपनी डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है या डायरेक्टर के रिलेटिव्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है, ये एज पर द पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड होनी चाहिए। The only exception is when the transaction entered into in the ordinary course of business on an arm's length basis। सही है। अच्छा जी, ये आर्म्स लेंथ भी क्या है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। द की मैनेजेरियल पर्सनल और इज रिलेटिव। अब ये की मैनेजेरियल पर्सनल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन हमारे पास रेगुलेशन में दी हुई है। अगर हम रेगुलेशन में देखें, इसको हाथ क्या रीड कर लेते हैं। की मैनेजेरियल पर्सनल इन रिलेशन टू कंपनी मींस द चीफ एग्जीक्यूटिव और द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, द होल टाइम डायरेक्टर एंड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये चार बंदे की मैनेजरियल पर्सन में कहलाएंगे। मतलब सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, केएमपी भी आपके रिलेटेड पार्टी में शामिल हो जाएगा। A firm in which a director, manager or his relatives, डायरेक्टर और मैनेजर के रिलेटिव्स इज अ पार्टनर। अच्छा, मैनेजर की डेफिनेशन क्या है? मैनेजर की डेफिनेशन के लिए भी हमें रेगुलेशन में जाना पड़ेगा। रेगुलेशन में मैनेजर की डेफिनेशन बताई हुई है। मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड has the management of the whole of the affairs of a company and includes a director or any other person by whatever name called, whether under a contract or service or not।
तो जो मैनेजर का वर्ड यूज किया हुआ है वो बेसिकली सीईओ के मायने यहाँ पे रखते हैं, सीईओ को डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, तभी यहाँ पे मैनेजर का वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया है। तो इसको वापस से पढ़ते हैं। अ फर्म इन विच डायरेक्टर और मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। अगर आप कंपनी ए हैं तो कंपनी ए का अगर आपका कोई डायरेक्टर है या कोई सीईओ है, अगर वो किसी और फर्म में इसी फर्म में अगर ये लोग पार्टनर भी हैं या इनके रिलेटिव यहाँ पे पार्टनर है या इनके रिलेटिव यहाँ पे पार्टनर है, तो ये भी कंपनी ए अगर फर्म के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है या इन लोगों के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। A private company in which the director or manager is a member or director, अगर कोई प्राइवेट कंपनी और मेरे कंपनी का डायरेक्टर वहां पे मेंबर है या उस प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, वो प्राइवेट कंपनी भी मेरी रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। द पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर, किसी पब्लिक कंपनी में अगर मैं डायरेक्टर हूं या मैं अपने रिलेटिव्स के साथ कोई पेड अप शेयर कैपिटल मैंने होल्डिंग रखी हुई है, रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजर is accustomed to act in accordance with the advice, direction, instruction of a director or manager। कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है वो मेरे डिसीजन के बेसिस पे चलती है, मेरे बोर्ड के डिसीजन के बेसिस पे चलती है, मेरे डायरेक्टर के डिसीजन के बेसिस पे चलती है। इट मींस मैं समझने की कोशिश करिएगा कि वो जो एक हिडन कंपनीज होती है कि जी मैंने अपना नाम भी नहीं रखा हुआ शेयर होल्डिंग में, कुछ नहीं रखा लेकिन चलती मेरी है वहां पे, वो कंपनी भी मेरी रिलेटेड पार्टी कहलाएगी, बिकॉज उनका जो मैनेजर होगा या उनका जो बोर्ड होगा वो मेरे डिसीजन पे अमल कर रहा होगा। Provided that nothing in clause 6 and 7 shall apply to the advice, direction or instruction given in a professional capacity। अगर एक कंपनी का मैं लीगल एडवाइजर हूं, वहां पे उसको एज ए लीगल एडवाइस कर रहा हूं, अब ये दोनों कंपनीज आपस में रिलेटेड पार्टी तस्वुर नहीं की जाएंगी। यहां समझने की कोशिश करिएगा कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल जेस की एक कंपनी है, ठीक है, जेस खुद इन्वॉल्व नहीं होते, अपने बेटे को इन्वॉल्व नहीं करते, अपने घर वालों में से किसी को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन वो कंपनी चूंकि बनाई लेट से जेस ने किसी थर्ड पर्सन के नाम से बनाई है, ड्राइवर वाले के नाम से बनाई है, फालूदा वाले के नाम से बनाई है, और वो ड्राइवर वाला या फालूदा वाला इस जेस के लेट से डिसीजन को मानता है या फिर उससे डिसीजन ले रहा होता है, तो फिर इसका मतलब है वो कंपनी भी इसकी रिलेटेड पार्टी होगी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी और एन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ सच कंपनी। एसोसिएटेड कंपनी क्या है, लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ा था। सब्सिडी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडी, जो मेरी सिस्टर कंपनीज होंगी वो भी मेरी रिलेटेड पार्टी में आ जाएगी। सच अदर पर्संस एज मे बी स्पेसिफाइड। अच्छा जी, अब कहता क्या कि जी आरपी के साथ ट्रांजैक्शन होगी वो एज पर द पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड होगी। आरपी क्या होगी इसको हमने पढ़ लिया। आरपी की डेफिनेशन में की मैनेजमेंट पर्सन का वर्ड आ रहा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। आरपी की डेफिनेशन के अंदर हमारे पास मैनेजर का वर्ड आ रहा था, मैनेजर की डेफिनेशन हमने रीड कर ली। एवरी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर इनटू अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी रेफर्ड टू इन द बोर्ड्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर। जो मेरी डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है उसमें मैं रेफर करूंगा अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन फॉर एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। आरपी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाएगी, शेयर होल्डर को जो रिपोर्ट दी जा रही होगी उसके अंदर उसको रेफर किया जा रहा होगा अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन। द कमीशन में स्पेसिफाई द रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी विद रिगार्ड्स टू द ट्रांजैक्शन अंडरटेकन विद द रिलेटेड पार्टी। स्पेसिफाई, तो हमारे पास यहाँ पे सीधे हाथ पे जो रेगुलेशंस है यहाँ पे इसने स्पेसिफाई किया होगा, उसको थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं। Where any contract or arrangement is entered into by a director or any other employee without obtaining the consent of the board or approval by a special resolution in the general meeting under subsection 1, and if it is not ratified by the board or as the case may be by the shareholder at a meeting within 90 days from the date on which such contract or arrangement was entered into, such contract or arrangement shall be voidable at the option of the board, and if the contract or arrangement is with a related party to any director or is authorized by any other director, the director concerned shall indemnify the company against any loss incurred by it। देखें, ये जो पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड है ना, इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड में लिखा होगा कि आरपी के साथ जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें या तो बोर्ड की अप्रूवल की रिक्वायर्ड हो रही होगी या फिर फॉर एग्जांपल मेंबर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। अगर कंपनी ने आरपी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर ली, ना ही बोर्ड की अप्रूवल ली ना ही मेंबर्स की अप्रूवल ली, तो वो ट्रांजैक्शन को या तो बोर्ड रेटिफाई कर दे 90 डेज के अंदर, या फिर अगर वो मेंबर की अप्रूवल चाहिए तो मेंबर रेटिफाई कर दे उसको 90 डेज के अंदर। अगर ये दोनों रेटिफाई नहीं करते, 90 डेज गुजर जाते हैं लेट से, वो बोर्ड और उनके नजर में आता ही नहीं है, फिर बोर्ड के पास ये ऑप्शन है कि बोर्ड अगर चाहे तो बोर्ड के लिए ये एग्रीमेंट अब वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब ये चाहे तो उसको खत्म कर सकता है, चाहे तो उसको खत्म ना करे, लेकिन अगर उसको खत्म करेगा तो जाहिर सी बात है कोई लॉस भी होगा।
अगर वो जो लॉस हो रहा होगा तो ये वो डायरेक्टर पे करेगा, वो डायरेक्टर इंडेमनिफाई करेगा जो कि इंटरेस्टेड था, जो कि कंसर्न था, जिसने ट्रांजैक्शन ऑथराइज करी थी, और उसने बोर्ड की जो पॉलिसी थी कि ऐसी ट्रांजैक्शन को आपने बोर्ड के पास लाना है, ऐसी ट्रांजैक्शन को आपने मेंबर्स के पास लाना है, वो मेंबर्स के पास लेके नहीं आया होगा, इस बेसिस पे उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। Without prejudice to anything contained in subsection 4, it shall be open to the company to proceed against a director or any employee who had entered into such contract or arrangement in contravention of the provision of this section for the recovery of any loss sustained by it as a result of such contract or arrangement। देखें यहां मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, वॉइडेबल है, सही है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करता, मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, सही है। अब कॉन्ट्रैक्ट चला भी रहा हूं मैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट चला भी रहा हूं तो अब भी मेरे पास राइट है कि मैं उन डायरेक्टर्स के ऊपर कोई केस कर सकता हूं, डायरेक्टर्स को कह सकता हूं कि मुझे आप इंडेमनिफाई करें, बिकॉज आपने तो 15% मार्जिन पे ये एग्रीमेंट किया हुआ है, अगर हम करते तो ये 20% पे होता, तो जो 5% है ये अब आप कंपनसेट करें। मैं एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं कर रहा, लेकिन डायरेक्टर के ऊपर मैं ये प्ले ले सकता हूं। As a result of such contract or arrangement, any director or any other employee of the company who had entered into or authorized the contract or arrangement in violation of the provision of this section shall be liable। और फिर हमारे पास कुछ लेवल 1 और लेवल 2 की पेनल्टीज मेंशन है। अब इसको अगर मैं गौर से देखूं यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, ये कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 208 है। इसको अगर मैं देखूं लिखा हुआ है विद द पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड, तो भाई बोर्ड कैसी पॉलिसी बनाएगा, एससीसीपी ने तो कोई गाइडेंस नहीं दी हुई, तो ये चीज हमारी कवर हो रही होगी, कहां पे कवर हो रही होगी, ये चीज हमारी कवर हो रही होगी रेगुलेशन में, कंडीशंस फॉर द पॉलिसी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, द पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड। तभी इसको मैंने सेम कलर रखा हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो, आप आराम से इस चीज को देख लें, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ रेगुलेशन में और क्या क्या बातें आ रही होंगी। अगर हम थोड़ा सा और यहाँ पे असेस करें चीजों को, द एक्सप्रेशन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। अब ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या है, ये यहाँ पे सारी की सारी चीजें बताई हुई है। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन कहाँ पे, रेगुलेशन में बताई हुई है। इसको भी मैंने सेम कलर दिया हुआ है ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो, ताकि आप इसको फौरन से क्रॉस लिंक कर सके। अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होंगी, वो अप्रूव होंगी। कैसे अप्रूव होंगी, अगर बोर्ड की अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो बोर्ड की अप्रूवल अगर रिक्वायर्ड है तो ये कैसे होगी, विद द कंसेंट ऑफ द बोर्ड। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको मैंने यहाँ पे सेम कलर दे दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो कि कंसेंट ऑफ द बोर्ड कैसे होगा, ये रेगुलेशन में हमें डिफाइंड है। इन केस अप्रूवल ऑफ मेंबर इज रिक्वायर्ड, अगर मेंबर की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, अप्रूवल बाय स्पेशलिस्ट इन द जनरल मीटिंग अंडर सबसेक्शन 1, तो फिर वो अप्रूवल कैसे होगी, वो अप्रूवल ऐसे होगी, इसको भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है। और ओवरऑल एक जनरल सेक्शन के हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड क्या होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज आप यहाँ देखें तो उसने कहा था कि जी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। वो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा, जिसने वर्ड यूज किया हुआ था कि एज मे बी स्पेसिफाइड, द कमीशन में स्पेसिफाई the commission may specify the record to be maintained by the company with regards to the transaction undertaken with the related party। तो ये ट्रांजैक्शंस हमारे पास क्या होंगी, ये ट्रांजैक्शन हमारे पास किस तरीके से हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, ये इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। इसको भी मैंने सेम कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अब हम प्यारे बच्चों कुछ सवाल ऐसे थे जो कि कंपनीज एक्ट रिलेटेड पार्टी के सेक्शन में आ रहे थे, चूंकि रिलेटेड पार्टी सेक्शन ने कहा कि स्पेसिफाई करेंगे, गाइडेंस नहीं दी, तो इन सारे मैटर्स को अब हमने चेक करना है रिलेटेड पार्टी की रेगुलेशन से। Condition for the policy of related party transaction subject to the requirement of section 208 of the act, 208 जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, the policy approved by the board shall be subject to the following minimum conditions, namely the minimum information required for the related parties with whom transaction are to be made, including nature of the related party relationship at the time of approval in the board meeting or journal meeting। तो ये minimum information आपने देनी होगी। limitation or condition that may be applicable in case of certain or particular related party transaction। कुछ लिमिटेशन है, कुछ कंडीशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप आरपी के साथ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं और आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट बोर्ड की अप्रूवल के बगैर आप नहीं दे सकते, इन आरपी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। पोटेंशियल रिस्क ऑफ रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन एंड मिटिगेटिंग मेजर्स, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उसके अगेंस्ट आपके पास क्या मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं। वो procedures to be followed in case of a failure to present the related party transaction for the approval by the appropriate forum within the prescribed time। ये लाजमी है। इसका मतलब ये कि बोर्ड पॉलिसी बना रहा है और पॉलिसी में ये चीज शामिल की जा रही होगी कि ये आरपी के साथ ट्रांजैक्शन है जो कि बोर्ड ने अप्रूव करनी है। ऐसी आरपी के साथ अगर ट्रांजैक्शन होगी तो इसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनीज, तो है तो मेरी रिलेटेड पार्टी, लेकिन उसके लिए बोर्ड की अप्रूवल करना लाजमी होगी। ठीक है जी।
प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, ये लाजमी आपने एक पॉलिसी इसके ऊपर बनानी पड़ेगी। सब रेगुलेशन 1 shall not be applicable on the related party transaction entered into by a company in its ordinary course of business on an arm's length basis। ये वही वाली बात हो गई कि एसएसजीसी का अगर आप ऑडिट करने जाएं, एसएसजीसी गैस प्रोवाइड करती है, तो जो डायरेक्टर्स हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो की मैनेजमेंट पर्सनल हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो बाकी कंपनी से वो डायरेक्टर है, वो लोग भी ये गैस परचेज कर रहे होते हैं। इसके ऊपर आरपी की कोई पॉलिसी वगैरह आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अच्छा जी, कंडीशंस फॉर द ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज टू बी कैरेक्टराइज्ड एज आर्म्स लेंथ बेसिस। आर्म लेंथ का वर्ड यहाँ पे आपके पास आ रहा था, क्या है? ओनली इफ इट इज कैरिड आउट इन अ वे इज the parties to the transaction were unrelated in any way, the parties were free from any undue influence, control or pressure through its relevant decision makers, each party was sufficiently knowledgeable about the circumstances of the transaction, sufficiently experienced in a business, sufficiently well advised to be able to form a sound business judgment as to what was in their interest, each party was concerned only to achieve the best available commercial result for itself in all the circumstances। देखें, ये बात समझने की कोशिश करें आप, ये जो आर्म्स लेंथ के ट्रांजैक्शन के जो बारे में बताया गया वो सिंपल से कि आपने जो अगर रिलेटेड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन करी है, अगर किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ भी की होती तब भी ऐसी होती है। ये जो आरपी के साथ में ट्रांजैक्शन करी है, ऑल्दो आपके रिलेटेड पार्टी है, लेकिन उसने बिल्कुल ही एक साउंड बिजनेस जजमेंट यूज करी है। उसने ऐसा नहीं कहा कि नहीं है मेरी होल्डिंग कंपनी कह रही तो कर लूं, उसने अपने इंटरेस्ट को सामने रखा है, उसने साउंड बिजनेस जजमेंट को सामने रखा है। अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाते हैं तो इसका मतलब है ये एक आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है। अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, the board shall approve the related party transaction that require its approval, and the following minimum information shall be circulated and disclosed to the directors along with the agenda for the board's meeting called for the approval of the related party transaction. Name of related party, names of the interested or concerned person or director, the nature of relationship, interest or concern, detailed description, terms and condition of the transaction, amount of transaction, time frame or duration of the transaction, pricing policy, रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी। या सीओसीडी में याद आ रहा होगा आपको कि जी रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन ऑडिट कमेटी के पास जाती है, वो उसको रिकमेंड करता है ताकि बोर्ड उसको अप्रूवल कर दे। रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमेटी वेयर एप्लीकेबल एंड एनी अदर रेलेवेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर द बोर्ड टू मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर किसी ट्रांजैक्शन में बोर्ड की अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो बोर्ड के पास ये मिनिमम इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। इन केस अप्रूवल ऑफ अ मेंबर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, the information provided under sub-regulation 1 shall be provided to the members in the statement of material facts in terms of section 134 of the act attached to the notice of the general meeting called for the approval of the member for the related party transaction। जिस तरह सेक्शन 199 में नोटिस के साथ कुछ चीजें आपने अटैच करनी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, सेम रिलेटेड पार्टी में भी ऊपर वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने नोटिस के साथ अटैच करना है। वहां पे एजेंडा के साथ अटैच हो रहा होगा डायरेक्टर्स की मीटिंग में, यहाँ पे नोटिस के साथ अटैच हो रहा होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, the board shall ensure to educate and train the management and relevant employees so that they can identify and report the related party transaction to the board or other। अब बात यह है कि जी बोर्ड के पास आरपी ट्रांजैक्शन कैसे आएगी, तो बोर्ड ने एजुकेट करना है लोगों को ताकि वो आरपी के ट्रांजैक्शन बोर्ड तक बताएं। टू प्रोवाइड डायरेक्शन एज टू whom a director employee can consult in case where they are uncertain if a transaction is a related party transaction or not, to set general criteria to approve transaction or arrangement with the related parties at various level, to identify and determine whether a related party transaction requires members' approval, that any related party transaction that requires member approval are put before members, to fix the responsibility for the identification and disclosure of the RP transaction, disclosure RP transaction financial statement में, that the company meets its legal and regulatory obligation in relation to the related party transaction। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रिकॉर्ड टू बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, वो रिकॉर्ड क्या मेंटेन करने होंगे, वो रिकॉर्ड ये मेंटेन करने होंगे, record to be maintained of the related party transaction and contracts in which the directors are interested, subject to the requirement of section 208 and 209 of the act. Every company shall maintain at its registered office one or more register with regards to the transaction undertaken with related parties and contracts or arrangement in which the directors are interested in the form specified in Annexure 1 to this regulation, and shall enter therein the particulars of contract or arrangement in which any director is directly और indirectly concerned or interested as section 205 पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। The contract or arrangement with a related party with respect to transaction to which section 208 of the act applies, जो कि अभी पढ़ रहे हैं हम। The entries in the register shall be made in a chronological order and shall be authenticated through signature by the company secretary or by any other person authorized by the board। ये थोड़ी देर पहले हमने इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन में भी यही लिखा हुआ था।
The company shall keep all the records at its registered office. The register and the record shall be kept in the custody of the company secretary, and it shall be preserved in a good order. The company shall provide the extract from such register to a member of the company on his request within 7 days from the date on which such request is made upon the payment of such fees. तो ये सारी की सारी बातें रेगुलेशन से की, रिकॉर्ड क्या क्या मेंटेन करना है, किसने मेंटेन करना है, किस फॉर्म में होना चाहिए, कहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन करना क्या है, डिटेल्स क्या आनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे इसने बता दी आपको रेगुलेशन में. Other information to be disclosed by the auditors pursuant to the provision of subsection 2 of section 209 of the Act. A director shall provide information to the company in the form specified in Annex 2. इसी regulation Annex 2 है. The director giving notice of the interest under sub-regulation 1 shall cause it to be disclosed at the meeting of the board held immediately after the date of the notice. All such notice shall be kept at the registered office in the custody of the company secretary or any other person authorized by the board in this behalf and shall be preserved in good order. Other information to be disclosed by the director. अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड वगैरह है तो उसने नोटिस वगैरह देना है, बोर्ड में बताना है, मेंबर्स को बताना है, नोटिस के साथ बताना है, ये इंफॉर्मेशन भी डायरेक्टर्स ने डिस्क्लोज करनी होगी. तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक आरपी का काफी बड़ी रेगुलेशन है और कंपनीज एक्ट में भी इसके ऊपर एक सेक्शन है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा स्मार्टली करके पढ़ा है ताकि हम कोशिश करें चीजों का हाथ के हाथ इसको लिंक कर लें. अब हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इसके ऊपर कुछ सवाल हैं और वो सवाल देख लेते हैं. पहला सवाल हम देखते हैं चेरी लिमिटेड का. चेरी लिमिटेड इज एंगेज्ड in the business of manufacturing and selling of air conditioner. Cherry Limited. On 15 August 2022, Aslam, one of the director, with the consent of the chief executive, has entered into a contract on behalf of CL with TL. TL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर इन पंजाब. तो CL ने TL को क्या बना लिया भाई, अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया, और डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा जी आप पंजाब में सेल करें. सही है. The spouse of Aslam holds 5% shares in TL. The spouse of Aslam. असलम साहब कौन है यहाँ पे? असलम साहब यहाँ पे डायरेक्टर हैं, और डायरेक्टर की जो स्पाउस हैं वो उनके पास 5% शेयर्स हैं. उनके पास 5% शेयर्स हैं प्यारे बच्चों. अच्छा, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें. अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, एडवाइस ऑन द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन CL एंड TL एंड द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच मे अराइज ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेड कॉन्ट्रैक्ट. पहली बात तो प्यारे बच्चों देखें, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा. स्पाउस के 5% शेयर्स हैं यहाँ पे. ये एसोसिएटेड कंपनी नहीं है. ये एसोसिएटेड कंपनी नहीं है. क्यों एसोसिएटेड कंपनी नहीं है? बिकॉज एसोसिएटेड कंपनी के लिए जो होल्डिंग चाहिए वो कितनी चाहिए? 20%. ऑल्दो अगर बेगम के पास शेयर्स हैं, तो वो कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन चूंकि शेयर 5% है, चूंकि शेयर्स 5% है, तो इस चीज को आप कंसीडर नहीं करेंगे. ये एसोसिएटेड कंपनी तो नहीं है. तो मैंने सेक्शन भी लिखा है आपके लिए ताकि आपको पता चले कि यार ये अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें एसोसिएटेड कंपनी क्यों अप्लाई नहीं हुआ या सेक्शन 199 अप्लाई क्यों नहीं हुआ, तो मेरे आंसर में मैं आपको ये भी कवर करके दूंगा. एज द शेयर होल्डिंग इज लेस देन 20% बाय द स्पाउस ऑफ डायरेक्टर, देयरफॉर बोथ द कंपनीज आर नॉट एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग. Consequently, Section 199 investment in associate company and associate undertaking is not applicable. तो पहली चीज तो ये आप साइड में कर दे. सही है. दूसरी चीज, तो फिर ये क्या है? फिर ये रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है. ये रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन क्यों है? आज आरपी का सेक्शन पढ़ते हैं. A company may entered into any contract or arrangement with a related party only in accordance with the policy approved by the board. The expression related party include a director or his relative, a public company in which a director or manager relevant नहीं है, a director is a director or holds, ये वाला सिनेरियो भी अप्लाई नहीं हो रहा, डायरेक्टर वहां पे डायरेक्टर नहीं है, और होल्ड alongside with his relative any share of its paid up share capital. हाँ जी, रिलेटिव के पास शेयर है. रिलेटिव की डेफिनेशन में देखें तो स्पाउस भी आ रहा है. तो इसका मतलब है इस डेफिनेशन की वजह से ये मेरी एक आरपी बन चुकी है. ये मेरी एसोसिएटेड कंपनी नहीं है. ये मेरी एसोसिएटेड कंपनी नहीं है, ये मेरी आरपी बन चुकी है. CL और TL आपस में रिलेटेड पार्टी है और सेक्शन 209 ट्रिगर कर चुका है कि रिलेटेड पार्टी के साथ आपने एक ट्रांजैक्शन करी है. The transaction is not directly with the spouse of the director, however, it is with the public company in which the spouse of the director holds share, therefore it is a related party. It is clear from the question that no consent from the board had been obtained, therefore such transaction needs to be rectified by the board within 90 days from the date of contract. ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आरपी की ट्रांजैक्शन की जरूरत
ऐसी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहीं हमने कंपनीज एक्ट में ये नहीं पढ़ा कि शेयर होल्डर की भी अप्रूवल लेने की जरूरत है। ऑल्दो अगर आर्टिकल ऑफ में डिफाइंड है तो आप कर सकते हो। तो तभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि अगर बोर्ड से तो रेटिफाई करवाना चाहिए था, बोर्ड अगर 90 दिन में रेटिफाई कर दे सही है। इफ सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रेटिफाइड बाय द बोर्ड and such contract shall be voidable at the option of the board and Mr. Aslam shall indemnify the company against any losses incurred by it। तो ये हमारे पास एक सेक्शन आ जाएगा जिसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सेक्शन रेलिवेंट हमारे पास ये होगा, इसकी रेलिवेंट इंप्लीकेशंस यहाँ पे होंगी। मैं एक चीज लिंक कर दूं, आपको थोड़ा समझा दूं। अगर बोर्ड मीटिंग बैठेगी जिसमें कंसीडर किया जा रहा होगा, तो चूंकि मिस्टर असलम साहब इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं, सेक्शन 207 में ट्रिगर कर जाएगा कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट टू पार्टिसिपेट इन द वोट और इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। तो ये हमारे पास एक सवाल था प्यारे बच्चों। एक और अच्छा सवाल करते हैं हम, समर 2022। DL is a listed company engaged in the business of manufacturing and marketing of chemicals. The company holds investment in the following unlisted companies for the last many years। आप DL हैं जी, सही है। सवाल की अगर रिक्वायरमेंट पढ़ें, आप DL हैं। DL ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है कहां पे? OL में। OL ऑल्सो और 30% शेयर्स इन CPL। DL ने एक और इन्वेस्टमेंट करी हुई है कहां पे? CPL में। और DL ने एक और इन्वेस्टमेंट करी हुई है कहां पे? ML पे। कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट करी है DL ने? जो OL में इन्वेस्टमेंट करी है वो 100% है। DL ने जो CPL में इन्वेस्टमेंट करी है वो 45% है। और DL ने जो ML में इन्वेस्टमेंट करी है वो अराउंड मेरे पास 40% है। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि OL ऑल्सो होल्ड्स 30% शेयर्स इन CPL। तो OL ने भी 30% शेयर्स खरीदे हुए किसके? CPL के। ठीक है जी। अच्छा जी। एंड 60% शेयर्स इन ML एंड 60% शेयर्स इन ML। अच्छा जी। During the month of May 2022, the following decision were taken in the company's board meeting. Approve the terms of contract under which CPL will supply raw material, in which CPL will supply raw material to DL at a special discount of 40% on the prevailing price and an exceptionally favorable credit period of 180 days. The contract shall be for the period of 3 years effective from the signing date। 3 साल तक का ये एक एग्रीमेंट है। अगर मैं आपके सामने इसकी रिक्वायरमेंट को रीड कर लूं तो आपके पास एक रिक्वायरमेंट है, डिस्कस द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। Discuss the statutory compliance to be made by DL in respect of the contract with the CPL and the subsequent transaction made therein. Assume that the contract with CPL is signed on 8 जून 2022। अगर इस चीज को हम थोड़ा गौर से देखें तो मुझे सबसे पहले तो ये बता दें कि ट्रांजैक्शन हुई किसके दरमियान है? CPL और DL। DL की CPL में कितने परसेंट होल्डिंग है? 45%। सही है। DL की CPL में 45% होल्डिंग है। तो डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो 45% है, सब्सिडी तो नहीं है। लेकिन चूंकि DL ऑयल को 100% ओन करता है और ऑयल ने भी 30% किया हुआ है, तो ये टोटल मिला के कितनी बन जाती है प्यारे बच्चों? 55, 65, 75। मेरे पास जो टोटल होल्डिंग है वो 75% की है। सही है। अगर टोटल होल्डिंग मेरे पास 75% की है तो इसका मतलब है CPL मेरी सब्सिडरी है, DL इज दी होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के दरमियान अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगी? वो एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएगी। अब ये समझने की कोशिश करिएगा। अब ये एसोसिएटेड कंपनी है, क्यों है? मींस एनी टू और मोर कंपनीज interconnected with each other in the following manner if the company are under common management or control or one is the subsidiary of another. So technically speaking, CPL is the subsidiary of DL, although DL is holding 45% directly, but indirectly it also holds 30%। अच्छा, एसोसिएटेड कंपनी है तो क्या सेक्शन 199 अप्लाई हो जाएगा? नहीं सर, सेक्शन 199 अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इसलिए नहीं होगा बिकॉज इन्वेस्टमेंट मैंने कोई DL ने CPL को कोई लोन नहीं दिया, कोई एडवांस नहीं दिया, कोई गारंटी नहीं दी, उसके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करा। सेक्शन 199 अप्लाई। सेक्शन 199 विल नॉट अप्लाई बिकॉज इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ एनी लोन, एडवांस, इक्विटी और गारंटी। तो सर फिर क्या अप्लाई हो जाएगा? सर फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अप्लाई हो जाएंगी। और जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होंगी तो वो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? डिस्कस द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस टू बी मेड बाय DL इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई क्या हो जाएगा?
A company may enter into any contract in accordance with the policy approved by the board. पहली requirement, subject to such condition as may be specified. Every contract or arrangement entered shall be referred to in the board's report to the shareholder along with the justification. तीसरी चीज, record to be maintained of the related party transaction and contract or arrangement in which the directors are interested. Subject to the requirement of section 208 and 209, every company shall maintain at its register office one or more registers with the regard to transaction undertaken with related parties and contract or arrangement in which the directors are interested. चौथी चीज प्यारे बच्चों, जो कि इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, आपने ऑडिट फॉर्म में थोड़ा बहुत देखा होगा, सीओसीजी की रिक्वायरमेंट है कि आरपीआई के साथ ट्रांजैक्शन होगी तो उसको ऑडिट कमेटी भी अप्रूव करती है, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अप्रूव करता है। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, ये भी एक कंडीशन है जिससे मुझे कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा सवाल था, देखें फेस पे आपको लग रहा होगा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का सवाल नहीं है, आरपीआई का, तभी दोनों क्लासेस को आप साथ में रखिएगा। मैं अपने आंसर में दोनों चीजें कवर कर रहा हूं, जो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है लेकिन बच्चे की सोच वहां पे जा सकती है कि यार ये शायद एप्लीकेबल हो जाएगा, मैं अपने आंसर में वो भी लिख रहा हूं और अपने आंसर में वो एरियाज भी कवर कर रहा हूं जो कि रेलिवेंट है। सेक्शन क्या कहता है, लिखना कैसे है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों, थैंक यू सो मच।